हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इरिगेशन का अगला लेक्चर न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग छोटे छोटे वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वन बाय वन न्यूमेरिकल को पढ़ता चलता हूँ और आप लोग भी कैलकुलेटर लेके मेरे साथ बैठ जाइए। कैलकुलेशन एटलीस्ट करके देखिए और न्यूमेरिकल को समझते जाइए। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले उनको कंप्लीट कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल समझने के लिए पहले आपको जो मैंने थ्योरेटिकल टर्म्स कंप्लीट कराए हैं उनको जरूर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल की सीरीज में हम लोग वन बाय वन न्यूमेरिकल्स को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, डेटा के साथ मैं सॉल्व कराते जाता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है? एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिया गया है कि एक गुल यानी वाटर कोर्स का सकल सेच क्षेत्रफल यानी जीसीए, सकल का मतलब होता है ग्रॉस कमांडेड एरिया, 1600 हेक्टेयर है, जिसका 80% क्षेत्रफल कृषि सेच क्षेत्र यानी कल्चरेबल कमांडेड एरिया लिया गया है। ठीक है, खरीफ की फसल के लिए सिंचाई तीव्रता 40% और रबी के लिए 70% है। दोनों प्रकार की फसलों के लिए सिंचाई के लिए दोनों प्रकार की फसलों के लिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक आपका क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें ग्रॉस कमांडेड एरिया यानी जीसीए की वैल्यू दी है, यानी किसी कोर्स का यानी गुल का जो जीसीए है, कोई नाली होगी कोई गुल होगा जो खेतों तक पहुंचता होगा, उसके कमांड में 1600 हेक्टेयर का एरिया आता है। कितना एरिया आता है? 1600 हेक्टेयर का एरिया उसके कमांड में आता है। ठीक है, 1600 हेक्टेयर का। और सीसीए कितना है? सीसीए यानी कल्चरेबल कमांडेड एरिया, वो 80% है। 80% दिया गया है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो हम लोग इससे निकाल लेंगे कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 80% ऑफ दिस, मतलब टोटल कमांड में एरिया 1600 हेक्टेयर है, लेकिन सिंचाई करने के योग्य जो है या कृषि करने के योग्य जो एरिया है वो इसका 80% है। तो 80% ऑफ 1600 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जा रहा है आपका, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। मैथ मेरी उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग मिलाते जाइए, मिला करके इसको देखते जाइए। ठीक है ना, आपका जितना भी है उसको आप मिला करके देखते रहिए। ठीक है ना, सॉरी आई थिंक ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है मुझे। ये 8 बार ही है ना, तो 112 होगा। 80% ऑफ दिस इज इक्वल टू, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, दैट इज 1280 हेक्टेयर। ठीक है ना, ये आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया हो गया। ठीक है, अब कल्चरेबल कमांडेड एरिया में बोला गया है कि इरिगेशन इंटेंसिटी कितनी कितनी है। इरिगेशन इंटेंसिटी मतलब सिंचाई तीव्रता दिया हुआ है, इरिगेशन इंटेंसिटी खरीफ का दिया है, खरीफ का दिया है मतलब ये खरीफ का दिया हुआ है 40% और रबी का 70%, 40%, मतलब इसका समझ रहे हैं, काफी बड़ा एरिया 1600 हेक्टेयर का एरिया कमांड में था जिसमें 80% पर कृषि हो सकती थी। लेकिन खरीफ जानते हैं आप उसके कम ही एरिया पर होता है क्योंकि वो ज्यादा पानी की डिमांड करता है। तो 40% एरिया पर हो रहा है, तो खरीफ का कितना एरिया होगा? तो कल्चरेबल कमांडेड का 40% लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इतने पर ही कृषि हो सकती है। सीसीए का, सीसीए का 40% पर खरीफ होगा और 70% पर रबी होगा। ठीक है ना, कहेंगे सर 40 और 70 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, दोनों मिला के दोनों साथ साथ थोड़ी लगेगा कि 70 पर रबी लग रहा है और 40 पर खरीफ होगा। जब खरीफ की फसल लगी होगी तब रबी वाला एरिया खाली रहता है और एक ही जगह एरिया नहीं होगा, सेम एरिया पर ही काम होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40% ऑफ दिस 1280। सॉल्व कर लीजिए इसको फटाक से सब लोग, दैट इज इक्वल टू 512 हेक्टेयर, 512 हेक्टेयर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, खरीफ का एरिया, और इसी तरह रबी का एरिया कितना हो जाएगा, रबी का, तो दैट इज 70%, इंटेंसिटी है ये रबी की, तो एरिया कितना हो जाएगा, 70% ऑफ 1280, ये कितना हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1280 इंटू दैट इज इक्वल टू 896 हेक्टेयर, 896 हेक्टेयर। ये सब कॉन्सेप्ट कहां से आए हैं मैं पिछले न्यूमेरिकल में बता चुका हूं।
कि एक बड़ा एरिया है पूरा, ये ग्रॉस है, इसमें इस कोई गुल है उसके संपर्क में पूरा आ रहा है, जिसमें कुछ घर मकान ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, ये घर मकान है। तो जो एरिया इनके बाद बचता है, ये सब जो एरिया है, ये ये एरिया सीसीए होता है। तो ये पूरा होता है जो ये पूरा, वो जीसीए है। जीसीए मतलब ग्रॉस कमांडेड एरिया, और ग्रॉस कमांडेड एरिया का 80% एरिया सीसीए है। मतलब सीसीए मतलब ये एरिया जो घर मकान और जो जरूरी चीजें हैं उनके अलावा जो बच जाता है, वो एरिया सीसीए का एरिया होता है। तो सीसीए जीसीए अगर 1600 है पूरा, तो सीसीए कितना आया हम लोग का, 1280। और इस सीसीए में खरीफ की फसल बोई जाती है 40% पर, जो कि 512 है। और जब खरीफ की फसल कट जाती है, जब रबी का टाइम आता है, तो 70% एरिया कवर करता है, यानी 896 का एरिया कवर करता है। ये चीजें मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अगर आपने वीडियोज पुरानी नहीं देखी तो उनको ध्यान से जाकर देखिए। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, दोनों का एरिया निकालना था, हमने निकाल दिया। अब दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, चलिए। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक गुल का कृषि सेच क्षेत्रफल 1200 हेक्टेयर, यानी सीधे सीसीए दे रहा है, सीसीए दे रहा है, ग्रॉस नहीं दे रहा है, सीसीए 1200 हेक्टेयर है। सिंचाई की तीव्रता 40% है, और कोर काल यानी कोर पीरियड 20 दिन है। यदि कोर गहराई 10 सेंटीमीटर हो तो जल मार्ग का निसरण ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है? निसरण का मतलब क्या होता है कि कितना उससे निकलता है। अच्छा, कोर पीरियड 20 दिन है, इसका मतलब जरा आप लोग समझिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सब लोग। एक जल मार्ग का कृषि सिंच क्षेत्रफल 1200 हेक्टेयर है, सिंचाई की तीव्रता 40% है, यानी 1200 हेक्टेयर का 40% पर ही आपको सिंचाई करनी है। कोर पीरियड 20 दिन का है, और कोर गहराई 10 सेंटीमीटर है। कोर पीरियड 20 दिन और उसकी गहराई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जल मार्ग का निसरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस निसरण का मतलब क्या होता है कि असल में पानी का, आपको निसरण का मतलब होता है कि कितना पानी आपको चाहिए। कितना पानी चाहिए का मतलब होता है कि कितने क्यूमेक का डिस्चार्ज होता रहे तो सिंचाई हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका सीसीए कितना है, ठीक है। तो सीसीए आपका दिया हुआ है कितना, 1200 हेक्टेयर। अच्छा, ये आपका कुछ अब नहीं करना, इस पूरे पर कल्चरेबल है, ये 1200 हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है। अब ये बताइए, इसका बोल रहा है कि इरिगेशन इंटेंसिटी 40%। अब कौन सी फसल है इससे नहीं मतलब है, वो एक ही के बारे में दिया है। इरिगेशन इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, इरिगेशन, यहां जरा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इरिगेशन इंटेंसिटी बोला है कितना है, 40% ही बोला था ना, 40% है। तो अच्छा, बोला है कि कोर पीरियड 20 दिन है, कोर पीरियड 20 डेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। और कोर डेप्थ भी बोला है, कोर डेप्थ, अच्छा इसका मतलब अभी समझते हैं हम लोग। कोर डेप्थ ये बोला है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। एक चीज जान लीजिए, मैंने जब कोर पीरियड आपको बताया था तो ये बताया था कि वो समय होता है जब पौधा बीज फूटने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, मतलब कुछ सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बड़ी रहती है, और उस टाइम उसको ज्यादा केयर और ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो कोर पीरियड का मतलब होता है उस टाइम पानी की सप्लाई उसको बनी रहनी चाहिए। अगर उस समय पानी नहीं मिला तो पौधा सूख जाएगा, गारंटी है। तो इसका एक अर्थ समझिएगा, इस शब्द का मतलब क्या हुआ। कोर पीरियड में पानी की सप्लाई तेज चाहिए होती है। उस टाइम अगर आप पौधे को सींच ले जा रहे हैं तो उतने पानी से, मतलब एक पानी का रफ्तार बना होगा कि इस रफ्तार से पानी आ रहा है कोर पीरियड में। तो जब कोर पीरियड में आपने पौधे को कवर कर लिया, तो इसका मतलब उस सप्लाई से पूरे पौधे की सिंचाई थ्रू आउट द बेस पीरियड हो सकती है। अब मतलब, अच्छा ये बताइए, आपके जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी पैसे की, तब आपके आपके माँ बाप ने आपको फुलफिल कर दिया। तो क्या जब आप जब प्रौढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। जब आपकी जरूरत सबसे ज्यादा अगर वो पूरी हो जा रही है, तो इसका मतलब पूरे समय में उसका काम पूरा होता रहेगा उसी दर से। अगर पानी उतना मिले या उससे थोड़ा कम भी मिले तो चलेगा। यानी कोर पीरियड में अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है आपका गुल, जिससे पानी आ रहा है, अगर वो कर जा रहा है तो बाकी समय में वो कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये मानेंगे कि कोर पीरियड में पानी की ड्यूटी कितनी है, मतलब वो कितने क्षेत्र को सींच सकता है, पानी की ड्यूटी कितनी है, और उसका डेप्थ आपको मालूम चल गया है। कोर पीरियड 20 दिन का है, तो यहाँ ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड का ही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। कोर पीरियड आपको पता रहेगा
आप कितना है 20 दिन का है, और कोर डेप्थ वो ड्यूटी का, डेप्थ का मतलब पानी का डेप्थ का मतलब ड्यूटी, तो हम एक शॉर्ट टर्म में ही निकालेंगे। हम पूरे बेस पीरियड का काम ना करके हम शॉर्ट टर्म में ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पे कोर कोर पीरियड कितना है 20 दिन का, तो आप जानते हैं फॉर्मूला जो होता है इसका D इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा होता है। तो यहाँ पर एक चीज बताइएगा, पहले इसका इरिगेशन इंटेंसिटी 40% है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर 1200 हेक्टेयर का ले लें, कितने एरिया पर सिंचाई करनी है, तो 40% ऑफ 1200 मतलब 480 हो जाएगा, 480 हेक्टेयर हो जाएगा पूरा, मतलब इसी एरिया पर तो खेती होनी है 480 हेक्टेयर पर, तो 480 हेक्टेयर पर सिंचाई होनी है, तो कितने क्यूमेक का डिस्चार्ज चाहिए। तो एक चीज जान लीजिए, पहले एक चीज तो आपने जाना है कि होता है D इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। कहेंगे सर ये तो ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में संबंध है, तो देखिए बेस पीरियड की जगह, बेस पीरियड क्या होता है, पूरा पानी देने का समय, और डेल्टा पूरा पानी की गहराई होता है। तो हम कोर पीरियड अगर ले लें, तो कोर पीरियड में ड्यूटी की वैल्यू निकल जाएगी। कोर पीरियड में ड्यूटी का वैल्यू का मतलब होता है कि उस दौरान कितना खेत की सिंचाई कर सकता है एक क्यूमेक की सप्लाई। अगर एक क्यूमेक का, जैसे अभी देखिए बी का वैल्यू की जगह हम कोर पीरियड रख दें और डेल्टा की वैल्यू की जगह कोर डेप्थ रख दें, तो फिर ड्यूटी भी जो आएगी वो उसी समय की आएगी, तो उस समय खेत को कितनी सिंचाई कर सकता है वो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 8.64 इंटू 20, मैंने बोला था इसको डेज में रखना है, ठीक है, डेल्टा मीटर में रहेगा, तो 0.1 हमने यहाँ पे रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा कैलकुलेटर में फटाफट सब लोग, तो आ जाएगा आपका 8.64 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 0.1, यानी आपका ये इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 1728 हेक्टेयर हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसका मतलब समझिए जरा ध्यान से, इसका मतलब ड्यूटी का, यानी कि अगर कोर पीरियड में हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं, तो उस समय अगर एक क्यूमेक की सप्लाई की जाए, एक क्यूमेक की सप्लाई की जाए पर क्यूमेक, तो वो 1728 हेक्टेयर का एरिया का सिंचाई क्या कर सकता है, कर सकता है। मतलब अगर देखा जाए कोर पीरियड 20 दिन का है और उसके में पानी की गहराई 0.1 मीटर है, इस दौरान अगर हम लोग एक क्यूमेक की सप्लाई, एक क्यूमेक का मतलब ये हमारा नाला है, इससे हर सेकेंड अगर एक क्यूमेक यानी 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड का सप्लाई मिले, तो कितना एरिया सिंचाई हो जाएगा, 1728 का एरिया। तो क्या हमको 1728 के एरिया की सिंचाई करनी है, हमें सिंचाई कितने की करनी है, 480 की। तो आप जानते हैं कि 1728 एक क्यूमेक में हो जा रहा है, तो हमें तो बहुत कम करना है इससे, तो यानी एक क्यूमेक से कम ही सप्लाई देनी पड़ेगी, यानी डिस्चार्ज देना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए इसलिए 480 हेक्टेयर will be irrigated बाय मतलब 480 हेक्टेयर सींचा जाएगा कितने के द्वारा, तो कहेंगे 428 480 बटा 1728। क्यों ऐसा किए हम लोग जानते हैं। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि एक क्यूमेक में इतना सींचा जा रहा है, एक क्यूमेक में इतना सींचा जा रहा है, तो आपको कितना सींचना पड़ेगा, इसको आप ऐसे सॉल्व कर, अब लंबा खींचने का मतलब देखिए ऐसे होगा, आप चूंकि इसलिए लगाए हैं ना इस टाइप से, तो उस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 1728 1 क्यूमेक की वैल्यू हुई, 1 क्यूमेक से सिंचाई होगी। तो इसी तरीके से एक हेक्टेयर का कितने में होगा, तो 1/728, इसलिए 480 हेक्टेयर का कितने होगा, तो 480 को उधर भेज देंगे, जानते हैं। अरे इतने का इतना, तो एक का इतना, तो 480 बटा फिर 1728 हो जाएगा। ये 1 ऊपर है ही है, इसका कोई मतलब नहीं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कितना, 480 बटा 1728, ये आ जाएगा पूरा डिस्चार्ज इसका, यानी 480 और बटा कर देंगे 1728, यानी वैल्यू आ जाएगी 0.2777, यानी 0.28 क्यूमेक। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक क्यूमेक का जब डिस्चार्ज देते तब तो इतना एरिया सींचा जाता, लेकिन हमें केवल इतना सींचना है 480 हेक्टेयर का,
इसलिए हम केवल 0.28 क्यूमेक का डिस्चार्ज देंगे। 0.28 क्यूमेक का मतलब जो पानी 1 क्यूमेक निकल रहा था वो केवल 0.28 क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड अगर सप्लाई होती रहे तो ये एरिया की सिंचाई आराम से हो सकती है। आई होप ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, इसको ध्यान समझ लीजिए अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल को। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला न्यूमेरिकल भी हम लोग देखते हैं फटाक से। ये सब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए एक दो न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेंगे, तैयार हो जाएगा। बहुत आसान आसान है, छोटे छोटे। अगला कह रहा है कि एक खेत पर खरीफ की फसल का क्षेत्रफल 56 हेक्टेयर है, 56 हेक्टेयर है, तथा रबी की फसल 96 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल पर उगाई गई फसल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब समझ रहे हैं, क्रॉप रेशियो। तो क्रॉप रेशियो को मैंने बताया था ना कि रबी अपॉन खरीफ होता है, तो बहुत इजी है कि इसका जो खरीफ का फसल है वो है 56 हेक्टेयर, मतलब खरीफ जो आपकी है खरीफ वो है 56 हेक्टेयर। और जो रबी है, क्योंकि जानते हैं रबी कम पानी लेता है तो ज्यादा एरिया पे सिंचा जाता है, रबी जो आपका है वो 96 हेक्टेयर है, 96 हेक्टेयर है। तो क्रॉप रेशियो पूछ रहा है, फसल अनुपात, क्रॉप रेशियो जाके टर्म देखिएगा, मैंने बताया है कि रबी का एरिया अपॉन खरीफ का एरिया, यानी 96 अपॉन 56 कितना हो जाएगा आपका 96 अपॉन 56, ये आ जाएगा 1.71। इस तरीके से ना निकाल करके वन इसका वैल्यू आ जा रहा है 1.7142, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रेशियो को छोटा करके भी आप दिखा सकते हैं कि फसलें इस अनुपात में बन रही हैं। जैसे ये किससे किससे जिससे जिससे भी कट रहा है, इसको उसको काट करके आप दिखा सकते हैं कि इस मतलब ये अगर इतनी बोई जाएगी तो ये इतनी, तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, छोटा किससे कटने लायक है। देखिए 12 मतलब अगर खरीफ का एरिया रबी का एरिया 12 सिंचित होगा तो ये 7 सिंचित होगा। दोनों तरीके से आप दिखा सकते हैं क्रॉप रेशियो को, ठीक है। तो ये छोटा सा इस तरीके से था, केवल टर्म पर बेस्ड था। अब आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि एक वितरक, अगला क्वेश्चन है ये, एक वितरक नहर के लिए सकल क्षेत्रफल जीसीए 8000 हेक्टेयर है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोला गया है एक वितरक नहर के लिए सकल सिंच क्षेत्रफल जीसीए 8000 हेक्टेयर है, मतलब जीसीए बोला नहर के लिए, वो भी फॉर अ कैनाल, फॉर अ कैनाल। ये क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आएगा, आपको चिंता मत करिए, थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा कि ये कैनाल लिखना जरूरी क्यों था। फॉर अ कैनाल जीसीए इज इक्वल टू 8000 हेक्टेयर, 8000 हेक्टेयर ये जीसीए है। आगे बोल रहा है कि जिसका 80% क्षेत्रफल कृषि सिंच क्षेत्रफल यानी सीसीए है, यानी सीसीए जो है वो आपका है 80% ऑफ दिस, यानी ये कितना हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 80% ऑफ दिस, यानी हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया, 6400 हेक्टेयर हो गया। आगे बोला है कि खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए ड्यूटी क्रमशः 600 और 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक है। ड्यूटी जो है वो 600 और 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक दिया है रबी। अच्छा सीधे ड्यूटी दे दिया हम लोगों को कि अगर रबी की फसल के लिए ड्यूटी देखा जाए तो 600 का एरिया सींच सकता है पर क्यूमेक, और खरीफ जो है ड्यूटी जो देने का मतलब है 600 और 1200, इसका मतलब है 600 हेक्टेयर पर क्यूमेक खरीफ की सिंचाई हो पाएगी और 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक रबी की सिंचाई हो पाएगी। यदि खरीफ तथा रबी फसलों की सिंचाई तीव्रता क्रमशः 30%, सिंचाई तीव्रता क्रमशः 30% और 70% है तो नहर का निस्सरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए नहर का निस्सरण मतलब कितने क्यूमेक की सप्लाई बनती रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोनों का एरिया ले लीजिए कि कितनी कितनी सिंचाई तीव्रता है, तो उसी एरिया के अनुसार सबसे पहले हम लोग एरिया निकालेंगे। उसके बाद उसकी ड्यूटी के आधार पर हम लोग ये निकालेंगे कितने क्यूमेक की सप्लाई उनको चाहिए होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सिंचाई तीव्रता लेते हैं, खरीफ का इरिगेशन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना कितना है जरा देखिएगा। तो इसका है
खरीफ का दिया हुआ है, सबसे पहले खरीफ का दिया हुआ है 30%, ठीक है, 30%, 30%। यहां पर 30% का मतलब हुआ 30% ऑफ दिस 6400, ठीक है, यानी हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1920, 1920 हेक्टेयर। इस एरिया पर कौन क्या बोया जा रहा है? खरीफ की फसल। और इसी तरह रबी की फसल कितने एरिया पर बोई जा रही है? तो कहेंगे ये बोई जा रही है कितने पर? 70% पर। 70%, यानी 70% पर कौन बोया जा रहा है? ये मत सोचिएगा कि अगर ये 30 होगा तो ये 70 बचा। मैं बार बार कह रहा हूं ये दोनों मिला के 100 से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पर नहीं बोए जा रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पर हैं। एक टाइम पर एक बोया जा रहा है, दूसरे टाइम पे दूसरा, तो एक 100% भी दोनों हो सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? अगर पानी की सप्लाई मिले तो ये मत सोचिएगा कि ये दोनों एक मिला के 100 ही होंगे, ये इत्तेफाक से हैं बस। तो ये 70% इसका कितना हो जाएगा? तो कहेंगे हम लोग ये आ जाएगा आपका 4480, यानी 4480 हेक्टेयर। अब आप एक चीज जानते हैं कि ड्यूटी दिया हुआ है, ड्यूटी मतलब ड्यूटी दिया हुआ है खरीफ का, खरीफ की ड्यूटी दिया हुआ है 600 हेक्टेयर पर क्यूमेक, 600 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसका अर्थ जानते हैं? अगर एक क्यूमेक की सप्लाई होती रहे तो खरीफ की फसल का 600 हेक्टेयर एरिया सींचा जा सकता है। अगर 1 क्यूमेक की सप्लाई होती रहे तो खरीफ की फसल का 600 हेक्टेयर का एरिया सींचा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 1 क्यूमेक हम दे रहे हैं तो 600 हेक्टेयर सींचेगा, तो हमको कितना सींचना है खरीफ की फसल का? बताइए। 1920 हेक्टेयर ना, 1920 हेक्टेयर सींचना है ना, तो बताइए कितने क्यूमेक की सप्लाई देनी पड़ेगी? इसलिए यहां पर लिखेंगे सप्लाई या डिस्चार्ज, तो कहेंगे टोटल। तो देखिए एक एक क्यूमेक में 600 हेक्टेयर, तो हमें टोटल कितना करना? 1920। तो हम लोग कहेंगे 1920 और बटा 600, यानी कितना आ जाएगा आपको? यहीं से सॉल्व कर लीजिए। आ रहा 3.2 क्यूमेक, मतलब इसका अर्थ समझिएगा 3.2 क्यूमेक का, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहां से देखिए 3.2 क्यूमेक, इसका अर्थ समझिए, यानी एक क्यूमेक की सप्लाई पर 600 मीटर का एरिया सींच सकता है, ड्यूटी यही है। तो हम अगर 3.2 क्यूमेक की सप्लाई देंगे तब जाके 1920 का एरिया सींचा जाएगा। क्लियर है? तो एक चीज यहां पर समझ लीजिए कि 3.2 क्यूमेक चाहिए खरीफ की फसल के लिए, तब वो बन सकता है। इसी तरीके से रबी का फसल का अगर हम लोग देखें तो रबी का जो आपका ड्यूटी है वो कितना है? दिया हुआ था क्वेश्चन में 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक, 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो बताइए इसका कितना एरिया सींचा जाएगा, मतलब टोटल? तो दिया हुआ 4480, इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे सप्लाई, सप्लाई। तो कहेंगे कि 1200 4480 और ये बटा कर देंगे 1200, इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है? तो 4480 और डिवाइडेड बाई कर देंगे, आ रहा 3.733 क्यूमेक, 3.733 क्यूमेक। मतलब एक नहर है जो ऐसे निकल रही है जिससे कुछ सप्लाई आ रही है, तो कुछ रबी की फसल भी सींची जा रही है, कुछ खरीफ की फसल भी सींची जा रही है। अच्छा, जिस टाइम रबी है उस टाइम खरीफ नहीं होगा, जिस टाइम खरीफ है उस टाइम रबी नहीं होगा, तो इसमें सप्लाई कितने क्यूमेक की दी जाए कि इनका सिंचाई हो पाए? बताइए। तो आप बताइए उसमें 3.733 क्यूमेक का सप्लाई दें कि 3.2 का? तो एक बात सिंपल ही समझिए कि 3.2 का देंगे तो खरीफ तो पूरा सिंचा जाएगा जितना भी एरिया उसका है, लेकिन क्या रबी पूरा सिंचा जा पाएगा? क्योंकि उसके लिए ज्यादा सप्लाई की जरूरत है। आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको ज्यादा सप्लाई की जरूरत है। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको जो कैनाल में हम लोग सप्लाई देंगे, वीडियोज आपको शायद प्रॉब्लम कर रही है दिखने में क्या? यहाँ पर जो हम लोग सप्लाई देंगे यहाँ पे इस तरीके से,
वो दे सकते हैं हम लोग 3.733 का भी, क्योंकि इतने क्यूमेक का चाहिए रबी के लिए, और खरीफ के लिए 3.2 क्यूमेक का चाहिए। तो आप ही बताइए कौन सा देना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है आप ये वाला देना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको देंगे तो ये वाला तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं। लेकिन अगर ये सप्लाई आप देते रहे तो दोनों की सिंचाई हो जाएगी। क्यों? जब ये जाएगा तो खरीफ की भी पूरी सिंचाई उसके टाइम में हो जाएगी, और जब रबी का टाइम आएगा तो इसकी भी सिंचाई हो जाएगी। अब एक चीज और बता दूं, ये तो आपका आंसर हो गया फाइनल। इसलिए जो बोला है ना कि क्या निकालना हम लोग का, बोला है कि नहर का निसरण यानी डिस्चार्ज निकालिए। तो डिस्चार्ज आपका कौन सा लिया जाएगा? जो ज्यादा होगा। अच्छा, अगर यहीं पर एक फसल गन्ने की होती तो, यानी एक 12 मासी फसल होती गन्ने की, तो तब क्या करना होता? तब दोनों को जोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मान लीजिए इसी की जगह पर गन्ना होता, तो गन्ने की में सप्लाई जो दे रहे थे 3.733 का, और उसमें दे रहे थे 3.2 का, तो एक ही टाइम दोनों फसल लगती, मतलब एक फसल खड़ी है दूसरी भी उसी टाइम पर, तो उसको भी पूरा पानी चाहिए और एक ही टाइम पर चाहिए। तो मतलब एक मान लीजिए आपको आज 10 रुपए की जरूरत है, और 10 रुपए की आपको भाई को भी, दोनों को एक ही, तो 20 रुपए चाहिए। लेकिन अगर 10 रुपए आज आपको चाहिए, 10 रुपए तो आमदनी जो होगी पिताजी की, वो 10 ही रुपए है डेली, तो 10 ही रुपए में आज आपको दिए कल उसको दे दिए। लेकिन जब दोनों को साथ चाहिए होगा पैसा, तब तो पिताजी की आमदनी 20 करनी पड़ेगी। तो यही चीज यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर दो अलग अलग टाइप की फसलें एक ही टाइम पर उगाई जाए, तो दोनों की ड्यूटी, दोनों का डिस्चार्ज एक साथ देना पड़ता है, और अलग अलग टाइम पर अगर उगाई जाए तो जो ज्यादा हो वो डिस्चार्ज दे दीजिए, दोनों का काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3.733 क्यूमेक। और एक चीज जान लीजिए कि ये डिस्चार्ज अगर आप नहर से दे रहे हैं, नहर से, तो नहर से ये डिस्चार्ज इन तक नहीं पहुंच पाएगा, आपको मालूम है। हालांकि आंसर आपका यही हो जाएगा, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो नहर से जितनी सप्लाई होती है उसका 20 से 25% तो वेस्ट ही हो जाता है। 20 से 25% तो वेस्ट ही हो जाता है। तो फिर क्या करें? तो इस सप्लाई में 20 से 25, थ्योरेटिकली ये सही है, लेकिन प्रैक्टिकली समझेंगे तो जब भी नहर से अगर बात करें, कैनाल, तो कैनाल का जो भी डिस्चार्ज हो उसमें 20-25% डिस्चार्ज हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही गुल होता, तो गुल मतलब खेत के ठीक बगल वाली नाली, तो बगल वाली नाली से अगर इतना डिस्चार्ज निकल रहा है तो सीधो खेतों में जा रहा है, उसमें वेस्टेज नहीं होता। तो जब भी कैनाल के बारे में जब बोलेगा, जब भी कैनाल के बारे में बोलेगा, तो उसमें आप 20 से 25% पानी एक्स्ट्रा ऐड करके आंसर बताएंगे। लेकिन जब यही वाटर कोर्स बोला होता कि वो जो ड्यूटी या फिर जो भी चीजें हैं डिस्चार्ज निकालना है वो किसी गुल का है, तो गुल में आप ये ऐड नहीं करेंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, गुल में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई कैनाल है तो उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कैनाल से जब पानी निकलेगा, अच्छा खेतों को कितना चाहिए, खरीफ को इतना चाहिए, रबी को इतना चाहिए, तो वो उनको चाहिए वहीं पर, यानी जो दूर से चलता हुआ आ रहा है उसमें काफी वेस्टेज के बाद इतना मिलना चाहिए। तो क्या यही सप्लाई देंगे नहर से? नहर की सप्लाई हमेशा बढ़ा के रखी जाती है। लेकिन अगर यही रहता कि किसी गुल गुल से पानी निकल रहा है उसका डिस्चार्ज बताइए, तो गुल का डिस्चार्ज एट इज यही रख देते, गुल में जितना निकलता है सीधे खेतों तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 से 25 थ्योरेटिकली सही है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसलिए यहां पर लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ कैनाल, डिस्चार्ज ऑफ कैनाल यानी नहर का निसरण, यानी हो जाएगा 3.733 क्यूमेक, क्यूमेक। और कुछ लॉसेस, लॉसेस ड्यू टू लीकेज एंड इवेपोरेशन, लीकेज एंड इवेपोरेशन, इसको लिख दीजिए थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब जो थ्योरी के आधार पे है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लॉसेस को इंक्लूड कर दिया, कुछ हानियां हो जाएंगी पानी की बीच में, तो इसलिए इवेपोरेशन। तो हम लोग कुछ इसमें 20% ऐड कर देंगे, या 125% ऐड करते हैं, 1.25 टाइम्स 3.733, यानी इतना डिस्चार्ज देंगे लगभग, तो पहुंचेगा नहर के पास जाकर के, खेत के पास जाकर के पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसको आ जाएगा हम लोग का 4.66 क्यूमेक। ये डिस्चार्ज देंगे तो लॉसेस के बाद ये
पानी खेतों तक पहुंचेगा, जिससे रबी और खरीफ दोनों की सिंचाई हो जाएगी। और भी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आप लोग अगला जो न्यूमेरिकल सब बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए इनको अच्छे से समझ करके सॉल्व करिए दो चार अपने से, अपनी प्रॉब्लम मुझे जैसे आप लोग भेजते आ रहे हैं। देखिए जब आप लोग एक साथ सब लोग भेजने लगते हैं तो मैं 1 बाई 1 ही सॉल्व करके भेज पाऊंगा ना। कुछ तो पहले यार वीडियो से देख करके समझने का प्रयास करो, जब एकदम ना समझ में आया ना तब मेरे पास भेजा करो। तो जो लोग भी व्हाट्सएप करते हैं तो तुरंत मैं कैसे, जो लोग पहले से भेजे पहले उनको आंसर दूंगा, जब आपका नंबर आएगा तो आपको भेजूंगा, ठीक है। तो आप लोग भेजते रहिए 1 बाई 1 चीजों को, मैं अब सॉल्व करता रहूंगा, लेकिन कोशिश करिए पहले खुद से करने की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।